नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से की बात। राज्य मना रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश पर जताई चिंता। कहा, भारत सरकार और पूरा देश संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश के साथ। सातवां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज। बुनकरों और कारीगरों को केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने किया संबोधित। बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक देश भर में लगभग 87 मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने किया आयोजन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खाद्य विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गहन अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रहे। राज्य में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जा रहा है। पीएमजीकेवाई कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 83 लाख लाभार्थी 25,000 उचित दर दुकान के माध्यम से निःशुल्क राशन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुखद है कि मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है। पीएम ने बताया कि अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुई है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने कोरोना के संकट से निपटने की अपनी रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और मजदूरों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। 9 अगस्त को करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में
फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं होशंगाबाद से आशुतोष शुक्ला से। आशुतोष जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि देश भर के लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी और जागरूकता की कमी है कि लाभार्थी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। बस ठीक है। आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं कि देश भर के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। जो लाभार्थी है उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करो। आशुतोष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आशुतोष जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देश भर के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी इस समय अभी चल रही है। ऐसे में क्या लाभार्थियों को और जागरूक करने की जरूरत है ताकि वो अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सके? तो हमारे संवाददाता आशुतोष से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। चल बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बात करते हैं बिहार की। बिहार में पटना सहित अनेक जिलों में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि फसलों को नुकसान हुआ है और कई स्थानों पर धान की रोपाई भी प्रभावित हुई है। इस बीच गंगा नदी पटना में खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जबकि खगड़िया में बागमती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर 13 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बादल छाए रहने और हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और राजस्थान में कोटा जिले के सांगोद इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। घरों की पहली मंजिल तक सैलाब का पानी पहुंच रहा है। पूरा इलाका सैलाब के पानी में लगभग डूब गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बाढ़ प्रभावित कोटा का हवाई सर्वेक्षण किया। एनडीआरएफ और सेना द्वारा सैलाब में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। जीवन रक्षक उपकरणों और आवश्यक आपूर्ति से लैस सेना के जवान और अन्य टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सांगोद कस्बे में स्थिति अब नियंत्रण में है और बाढ़ का पानी कम हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए झालावाड़ और 12 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब तक राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिले मुख्य रूप से हड़ौती क्षेत्र में है, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12 शामिल है। धौलपुर और भरतपुर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। चंबल नदी में बाढ़ के कारण धौलपुर के कई गांवों के साथ साथ जयपुर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में भी सैलाब का असर है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। 2015 में सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की प्रतीक है हथकरघा। बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए देश में कई पहल की जा रही हैं। 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। भारतीय हथकरघा उद्योग भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है। यह क्षेत्र देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण हिस्सों में आबादी के बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है। यह महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें सभी बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों में 70% से अधिक महिलाएं हैं। 2015 में जिस 7 अगस्त की तारीख को चुना गया था, वो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। 25 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने #MyHandloom_MyPride के साथ जुड़कर इस अवसर को मनाने के लिए लोगों का आह्वान किया। 7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं।
आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। सरकार हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास कर रही है। हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्कृष्ट शिल्प कौशल को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कपड़ा मंत्रालय द्वारा संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न राज्यों में शिल्प हथकरघा गांवों का विकास किया जा रहा है। 2015 में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड लॉन्च किया गया था। समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के तहत भारत सरकार हथकरघे या सहायक उपकरण की लागत का 90% वहन करती है। मुद्रा योजना के तहत ऋण की आसान पहुंच और देश भर में हथकरघा बुनकरों या बुनकर उद्यमों के लिए रियायती ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त का कार्यालय पेशेवर रूप से काम करने के लिए निर्माता कंपनियों के गठन की सुविधा प्रदान कर रहा है। बुनकरों के सेवा केंद्रों को डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय में सचिव यूपी सिंह ने कहा कि तकनीक के लिहाज से हथकरघा क्षेत्र को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे कि वैश्विक पटल पर हथकरघा क्षेत्र को बड़ा बाजार मिल सके। व्यूवर्स को आप देखेंगे तो इसमें से आधा से ज़्यादा लोग जो हैं ऑलमोस्ट 50% वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं एक्चुअली। तो एक तो आजीविका के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा है कि हैंडलूम जो है वो एक तरह से हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी दर्शाता है एक्चुअली। तो इस हेरिटेज को, क्योंकि हम काफ़ी रिच हैं एज फार एज द हैंडलूम वीव्स आर कंसर्न, हर एक वीव की अपनी एक कहानी है, तो इसको कैसे जिंदा रखना है, लोगों को अवेयर करना है, तो इन सारे दोनों उद्देश्य से ये हैंडलूम डे मनाया जाता है। इन सभी योजनाओं से हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों में सशक्तिकरण की भावना पैदा हुई है। WSC के माध्यम से मुझे हैंडलूम मार्क का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हैंडलूम मार्क साड़ी पे लगाने से हमारी बिक्री अच्छी होती है। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया कि एक लूम मैन चाहिए, उन्हें भी लूम एक दिया है जिसको मेरे को 10% देना पड़ेगा और मैंने भी 10% दिया। भारत सरकार की ओर से हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें काफ़ी महिलाएं भाग ले रही हैं और हम भारत सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि हमें और योजनाओं का लाभ प्रदान करें, जिस वजह से हम महिलाएं और आगे ऐसे ही गौरवान्वित होकर खड़े हो पाए। हथकरघा क्षेत्र हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 2015 में भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह तारीख 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और असम के गोलाघाट में मोहपारा गांव की महिलाओं ने केंद्र सरकार की मदद से खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। एक जागरूकता आज इनके जीवन की नई कहानी लिख रही है। पेश है यह खास रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि पुरुष की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन असम में गोलाघाट की महिलाओं ने इसे झुठला दिया है। केंद्र सरकार की मदद से गोलाघाट की मोहपारा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की नायाब मिसाल पेश की है। मोहपारा गांव की 50 महिलाओं को केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से न सिर्फ मुफ्त ट्रेनिंग दी गई, बल्कि बुनाई के उपकरण के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें दी गई। सरकार के सहयोग से ये महिलाएं अब न सिर्फ कपड़ों में अपने सपने बुन रही हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल के जरिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर रही हैं। हमारे गांव में भारत सरकार के नियंत्रित वस्त्र मंत्रालय ने जब 45 दिनों के लिए ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंग में मैं बहुत सीखा था। इस ट्रेनिंग में मैं जैकेट सीखने के लिए था और एक डिज़ाइन कार्ड कैसे बनाने वैसे भी सीखा था। और मेरे लिए हमारे लिए एक लूम दिया था और इस लूम रखने के लिए एक घर दिया था। उस ट्रेनिंग में हम लोगों को एक तांतहाल मिला था, लूम मिला था, लूम के साथ एक घर भी मिला था जो यहाँ पर है। तो मैं सरकार को बोलना चाहती हूँ कि बहुत धन्यवाद जो हम 50 महिलाओं के लिए ये सब किया। महिलाएं हर महीने अपने उत्पाद बेचकर करीब 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं और उम्मीद है कि भविष्य में उनकी आमदनी अभी और बढ़ेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार सड़कों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों के निर्माण समेत क्षेत्र के अन्य विकास संबंधी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अब 7 अगस्त को मोहपारा गांव को एक आदर्श पर्यटन गांव घोषित करने जा रही है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गांव के नजदीक स्थित होने के कारण ग्रामीणों को उम्मीद है कि इससे गांव में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो गांव के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जब हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की बात हो रही है तो काशी के हथकरघा उद्योग की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यहाँ के बुनकरों ने अपनी कार्यकुशलता और श्रम साधना से इस विधा को न सिर्फ जीवित रखा है बल्कि वह इसको लगातार आगे भी बढ़ा रहे हैं। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता निखिल सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। हथकरघे पर एक ही गति, लय और पूरी दक्षता से चलते इन हाथों को देखिए। ये बनारसी साड़ी का ताना बाना बुना जा रहा है। बनारसी साड़ियों को बनाना शायद यहीं के बुनकरों के बस की बात है। हथकरघे पर एक एक धागे को, हर एक तार को बारीकी से पिरोना और फिर एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार करने के लिए यहाँ के बुनकर दुनिया भर में जाने जाते हैं। पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने, उन्हें बेहतर बाजार मुहैया कराने और बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। समर्थ योजना के तहत बुनकरों को 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वे नए नए डिजाइन की बारीकियां, कलर कॉम्बिनेशन और हथकरघा की तकनीकी जानकारी सीखते हैं। इस दौरान उन्हें 9,450 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। WSC की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। लाइक मुझे डाइंग एंड प्रिंटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज मिल रहा है कि उसका क्या यूज़ है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट उसका प्रैक्टिकल हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे वो सीखने को मिल रहा है काफ़ी ढेर सारा कुछ। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं प्रैक्टिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, लाइक डाइंग एंड प्रिंटिंग। मैंने सिर्फ इस बारे में सुना था कि डाइंग में कौन कौन सी डाइज़ और कौन कौन सी कलर्स को यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग में कौन कौन सी प्रिंट्स होते हैं, बट एक्चुअली में हम अगर उसको करते हैं तो फिर उतना अच्छा हमको उसका लुक मिलता है और उसको हम अपने फैशन में भी यूज़ कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजाइन रिसोर्स सेंटर में नए नए डिजाइन पर काम हो रहा है। वाराणसी के ब्लॉक लेवल क्लस्टर्स पर बुनकरों को सरकार की कई दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन पर 10% सब्सिडी के अलावा हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के तहत कामगारों को हैंडलूम, जैकार्ड, चरखे और दूसरे जरूरी साजो सामान के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। हैंकयान सब्सिडी स्कीम के तहत बुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाले धागों पर 10% की सब्सिडी दी जाती है। सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि ब्लॉक लेवल क्लस्टर के द्वारा मतलब बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको हथकरघा संवर्धन सहायता द्वारा 90% सब्सिडी में लूम, करघा, जकार्ड सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी मतलब बुनाई करने में और अपना रोजगार करने में काफ़ी सुविधा प्रदान हो रही है। हथकरघे पर अपना जीवन खपा देने वाले बुनकर अब चाहते हैं कि बनारस की इस धरोहर को संजोने के लिए नई पीढ़ी आगे आए। हम बचपन से ये काम करते हैं और ये आँख के बूते हैं। ये इतना ध्यान से करना है कि एक तागे फंस गया तो हमें बनवाई देना पड़ेगा या मालिक को बनवाई देना पड़ेगा, ग्राहक नहीं लेगा। इतना ये कठिन काम है। हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान देने के लिए सरकार की हैंडलूम मार्क योजना भी है, जो इन उत्पादों को ब्रांड में तब्दील करने और इनके लिए बाजार में उनकी प्रीमियम स्थिति सुरक्षित करती है। बनारस के हथकरघा उद्योग को गति देने के लिए दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया है, जहां किसी खरीदार को एक ही छत के नीचे हथकरघा और हस्तशिल्प के तमाम उत्पाद वाजिब दामों पर मुहैया होते हैं। बनारस अपने आप में तमाम विशिष्टताएं समेटे हुआ है। बात जब बनारस की होगी तो यह हो नहीं सकता कि यहाँ के हथकरघा उद्योग की बात ना हो, यहाँ की शानदार बनारसी साड़ियों की बात ना हो। और यहाँ के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं। बुनकरों के जीवन में उजाला लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और यही वजह है कि हथकरघे पर चढ़े धागे के जरिए न सिर्फ यहाँ के बुनकर नया ताना बाना बुनते हैं, नया वस्त्र बनाते हैं, बल्कि ये उनकी जिंदगी को भी रोशन कर रहा है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ निखिल सिंह। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश भर में हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के बाद वस्त्र उद्योग ही ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार से लोगों को जोड़ता है। इसीलिए केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हथकरघा से जुड़े कारीगरों को स्किल्ड कारीगर बनाया जाए, साथ ही आसान लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। हथकरघा दिवस के इस मौके पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बात की केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह से।
हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सेक्रेटरी यूपी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है और देश में रोज़गार का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा साधन जो है ये मंत्रालय के पास है। तो ऐसे में ये जितने भी आर्टिज़न हैं इनको स्किल्ड करने के लिए किस प्रकार से काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि ये दिवस जो है वो बेसिकली बुनकरों को समर्पित है एक्चुअली। तो जैसे आपने कहा कि हमारे बुनकर तो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, हमारी एक बहुत अच्छी विरासत रही है, लेकिन जैसे समय बदल रहा है, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं, तो इसके लिए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, नए डिज़ाइन का डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। तो ऐसी चीज़ें हम दो माध्यमों से करते हैं। एक तो हमारा क्या है कि जहाँ जहाँ वीवर्स की संख्या ज़्यादा है बुनकरों की, वहाँ पे हमारा एक ब्लॉक लेवल क्लस्टर या मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट का स्कीम होता है। तो उसके अंदर हम उनको डिज़ाइन का सपोर्ट भी देते हैं। एक इनफैक्ट क्लस्टर लेवल पे एक डिज़ाइनर भी उनको उपलब्ध कराते हैं जो उनको नई नई डिज़ाइनों के बारे में बताए। साथ में हमने उनको जो हमारे नेफ्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुल 17 हैं, उनके साथ भी क्लस्टर्स को हमने जोड़ा है। उसके अलावा स्किल के लिए हमारे मंत्रालय से एक समर्थ करके स्कीम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर भी उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। सर, हर राज्य की अपनी एक अलग कला है। मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे आर्टिज़न यहाँ पर आए। इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके स्किल को वर्ल्ड क्लास में ब्रांड को बनाने के लिए क्या मिनिस्ट्री की तरफ से योजनाएं हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि जो हमारे यहाँ जो हैंडलूम है वो केवल 35 लाख से ज़्यादा परिवारों के लिए केवल जीविका का साधन भी नहीं है, ये हमारी एक बहुत समृद्ध विरासत का भी सूचक है एक्चुअली। तो एक तो हमें इसको इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ये विरासत है वो बनी रहे, साथ में 35 लाख से ज़्यादा जो वीवर्स परिवार हैं उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो इसके लिए हम लोग कई चीज़ें कर रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना है, उसके लिए हमारे पास स्कीम है जिससे हम यार्न सप्लाई स्कीम कहते हैं, क्योंकि वीवर्स हमारे कहीं और हैं और यार्न कहीं और बनता है। जैसे यार्न तमिलनाडु में बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीवर हमारे आसाम में है, तो उन तक रॉ मटेरियल कैसे पहुँचे उसकी कोशिश की जाती है। उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि हमारा एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर जो हमारा ब्लॉक लेवल क्लस्टर है, मेगा क्लस्टर है, उसमें सब तरह की सुविधाएं हैं कि उनका लूम का डेवलपमेंट, लूम कैसे उनका अच्छा हो, अपग्रेडेशन हो, उनको डिज़ाइन कैसे अच्छा हो, उनके लिए वर्क शेड की अगर ज़रूरत है, उसमें लाइटिंग की ज़रूरत है, अगर कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर या डाइंग सेंटर बनाना है। उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ की जा रही है, वो की जा रही है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अब तक क्या है कि ट्रेडिशनल वे में जो फेयर होते थे, मार्ट होते थे, एक्सपो होते थे, यहीं से उनकी मार्केटिंग होती थी। लेकिन आज का ज़माना बदल रहा है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको एक तो हम प्रोड्यूसर्स कंपनी में बदल रहे हैं, करीब 125 प्रोड्यूसर्स कंपनियां भी हमने अभी तक बना ली हैं। साथ में इनको हम जो हमारे ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ऑन बोर्ड कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे जेम प्लेटफॉर्म पे भी करीब 1,25,000 लोगों को ऑन बोर्ड किया जा चुका है एक्चुअली। उसके अलावा हम इनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म खुद तैयार कर रहे हैं जो वीवर्स के लिए और जो आर्टिजन्स हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनके लिए मंत्रालय एक अलग से भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर मार्केटिंग को और ब्रांडिंग, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इनका एक डिश मार्केट है, तो उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। और सर, लोन को लेकर के एक बात होती है, जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लोग चला रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से लोन सिस्टम सबसे ज़्यादा हो या अनुदान भी कुछ मिलना चाहिए, जैसे कि उनकी मांग होती है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक वीवर्स मुद्रा लोन की जो स्कीम है जिसको हम बैंकों के जरिए चला रहे हैं, वो बेसिकली इसी काम के लिए है। इसमें हम 20% जो है अप टू 10,000 रुपये, जैसे कोई 50,000 का लोन देता है तो 10,000 हम उसको सब्सिडी देते हैं। उसके बाद हम उसको इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं, क्योंकि लोन का रेट 6% से ज़्यादा ना हो। उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हमारा नोडल बैंक है, उसने एक वेबसाइट भी तैयार कराई है। बाकी बैंक जो उनको लोन देते हैं, फिर वो सब्सिडी और जो इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो हम पहले पंजाब नेशनल बैंक को पैसे दे देते हैं, वो उनको उपलब्ध कराते हैं। तो मुद्रा जो वीवर्स के लिए जो मुद्रा लोन स्कीम है, इसके जरिए हम उनके जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो है इस इंडस्ट्री में जितने भी बुनकर लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के विकास के लिए काम कर रहा है मंत्रालय, और जल्द ही इस प्रकार की जो मंच है वो भी प्लेटफॉर्म उन तक पहुंचाया जाएगा, आधुनिक तकनीकें उन तक पहुंचाई जाएंगी ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं अमृत महोत्सव की। देश भर में 87 मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन। अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में
30 जुलाई से 5 अगस्त तक देश भर में लगभग 87 मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने किया। इसके साथ आयोजन आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने ये आयोजन किया है ताकि अमृत जो महोत्सव उसको बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जिसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ पूरे देश में एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस महोत्सव से जोड़ा जा सके। देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के 87 जिलों में कुल 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए गए हैं और धीरे धीरे जो इनका असर है, जिनका विस्तार है, आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान, मास्क और राशन वितरण जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। RSETI के तहत कुल 37.81 लाख उम्मीदवारों को 64 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें जागरूक किया गया है। 26.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार मिला है। यह कार्यक्रम इस समय देश के 18 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और इसका मकसद यही कि लोगों को जागरूक किया जाए। 23 शीर्ष बैंकों ने 585 चालू RSETI को सीधे तौर पर प्रायोजित किया है। RSETI कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है जिसका मकसद है कि अलग अलग जिलों में जागरूकता अभियान को बढ़ाना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के लिए अपने शीर्ष जिले में कम से कम एक RSETI खोलना अनिवार्य है ताकि जो युवा हैं वो लोन लेकर रोजगार कर सके। 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने की जो पात्रता रखते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। प्रतिमा जी, आप डायरेक्ट रूरल इंडिया नॉर्थ ईस्ट से और वो भी त्रिपुरा से 3 इलेक्शन हारने के बाद हाल ही में 2019 के लोकसभा इलेक्शन जीतती है और वो भी 3 लाख के मार्जिन से। उसके बाद आप आते हैं यहाँ दिल्ली। क्या आपको लगता है कि संसद में जब आपको भाषण देना है तो बहुत प्रेपरेशन, रिसर्च, अभ्यास की आवश्यकता होती है? बहुत ख्याल रखना पड़ता है और मेरे को तो डर लगती है। अच्छा, प्रिपरेशन लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ और हम बंगाली है, हिंदी में बहुत कमज़ोर हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ सिर्फ डीडी किसान पर।